चलिए दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग करा रहा हूँ, जिसका इंट्रोडक्शन की वीडियो आपके सामने दी गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखा है एंड कोण। ठीक है, तो देखिए आज आपको मैं समझाता हूँ डिटेल में। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, इसमें सबसे पहला भाग है लाइंस। लाइंस का मतलब होता है रेखाएं। अगर देखो लाइंस है ना, इसमें अगर यहाँ एस लगा है, इसका तात्पर्य ये हो गया कि बहुत सारी लाइन है। और अगर लाइन अकेला लिखा हो यानी एस छुपा दो तो रेखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु यहाँ पर आई। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें बीच में दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। जो स्ट्रेट लाइन होती है जो एकदम सीधी सीधी जा रही है वो अपनी लाइन कहलाती है। ठीक है, उसी के समांतर अगर 3-4 लाइनें आ गई तो उसका मतलब वो लाइंस कहलाती है। यानी कि अगर एक है तो लाइन कहलाएगी, और अगर 2 हैं तो लाइंस कहलाएंगी। क्लियर? चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस इसको कहते हैं प्रतिच्छेदन रेखाएं। इसका तात्पर्य ये होता है कि अब 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं। जैसे ये देखो, ये काट रही है, एक लाइन ये काट रही है, दूसरी लाइन ये काट रही है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है इस बिंदु पर, तो यानी कि जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। क्लियर? चलिए, पैरेलल लाइंस जिसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। पैरेलल लाइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैरेलल लाइंस में ये देखा जाता है कि जो एक लाइन जो खींची गई है उसी के समांतर एक और लाइन खींची हो। बट यहाँ पर जो लाइन का इतना जो गैप दिया गया है ना, ये गैप जैसे कि मान लो इस लाइन से लेके इस लाइन का गैप समझ लो 2 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर हर छोर पर, यानी ये लाइन जब तक जहाँ से जहाँ तक जा रही है ना, उसकी हर जगह पर जो लाइन का ये लंबाई दिख रही है, ये चौड़ाई लंबाई, ये है ना 2 मीटर होनी चाहिए। ये लंबाई है और ये चौड़ाई, इसकी यहाँ पर 2 मीटर होनी चाहिए। ये याद रहे, यानी कि यहाँ पर अगर 2 मीटर है तो यहाँ पर भी 2 मीटर होनी चाहिए, यानी कि पूरी क्लियर बराबर होनी चाहिए। जरा सी भी अगर टेढ़ी हुई तो ये समांतर नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर आपको ये समझने आ गई तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसके आगे समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा एंगल। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एंगल कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंगल एक तरीके से एंगल वो होते हैं जिसमें एक बिंदु से 2 लाइनें खिंचती हैं। सपोज कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु जो दिया गया है, ये एक बिंदु है जो यानी एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन जाती है स्ट्रेट में। ठीक है, एक साइड, और ये हमारी एक्स साइड कहलाई है। और एक मान लीजिए एक गई हमारी ऊपर वर्टिकल साइड, यानी कि एक हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल और एक हो गई हमारी वर्टिकल। तो ये हमारी हो गई बाई साइड और ये एक्स साइड। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा होता है ना, जिसे एंगल कहते हैं, जो होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। अब आपको समझ नहीं आई एंगल क्या होता है? एक बिंदु से 2 लाइनें जैसे जाती हैं, एक बिंदु से एक लाइन जे गई, एक जे गई, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो मध्य जो कोण बन रहा होता है ना, ये इस तरीके का, वो एंगल कहलाता है। अब ये हो सकता है कि 90 डिग्री का भी हो, 20 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री का भी हो, या फिर कितनी भी, वो इस पर डिपेंड करता है। जो मैंने अभी बताया आपको, तो ये तो अपना 90 डिग्री का इस टाइप से हो गया क्योंकि स्ट्रेट होता है। तो अब आगे आपको समझने को मिलेगा और कौन कौन से होते हैं, तो आज ही समझते हैं। तो देखो उसमें एंगल में पहला टॉपिक है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी लेस देन होता है। और अक्यूट एंगल को हम कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको समझ लेना, अक्यूट एंगल को कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। अब आपको ये भी दिखा देता हूँ न्यून कोण कैसा दिखता है। देखिए, न्यून कोण इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक बिंदु लगा दिया, इससे पहले नंबर जैसे हम एक छोर यहाँ से हमने लिया, खींचा। देखिए, मैं अपनी बिना चांदे की सहायता से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन आप लोगों को चांदे की सहायता से बनाना है। ठीक है, देखो एक लाइन मैंने स्ट्रेट यहाँ ये खींच दी, ये हमारा एक्स साइड हो गया, और एक है ना इस साइड हो जाती है। चांदे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो चांदे में जो 90 डिग्री से छोटा होता है ना, यानी 90 डिग्री से लेस देन होता है, यानी न्यून होता है, तो वो इस साइड ही झुका हुआ होता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल। इसलिए वो न्यून कोण के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके का जैसे होता है एंगल, जैसे इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको दे देते हैं 40 डिग्री दे देते हैं। ठीक है, इसे 40 डिग्री दे दिया, तो इस तरीके का एंगल आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा न्यून कोण। क्या होता है? अक्यूट एंगल। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, तो जैसे कि ये आपको समझने आ गया, तो आज ही नेक्स्ट हम समझते हैं कौन सा एंगल है।
तो देखिए अगला एंगल है राइट एंगल, जो कि इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो आपके सहायता के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने एक लाइन जो खींची थी ना, एक बिंदु से एक स्ट्रेट यहाँ गई थी और एक है ना ऊपर मैंने वर्टिकल में ऊपर की साइड एकदम खींची थी, जो कि एकदम सीधी गई थी। ठीक है, आपको बता देता हूँ जो राइट एंगल होता है उसे कहते हैं समकोण। और ये किस नाम, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर आप चांदी को रख के एक बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल एकदम स्ट्रेट होता है ऊपर की तरफ, ना तो झुका हुआ होता है ना ही आगे की तरफ होता है, यानी कि ना तो वो अक्यूट एंगल होता है ना ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना वो कहलाता है क्या, हमारा राइट एंगल, तभी इसे इक्वल टू 90 डिग्री कहा गया है। क्लियर, जो कि अगर आपको देखा जाए तो आपको मैंने पिछली इसमें यहाँ पे दिखाया था इस तरीके से, तो आप ये भी देख के समझ सकते हैं। देखिए जो राइट एंगल है वो किस तरीके का होता है, यानी कि यहाँ पर हमने एक बिंदु लगा दिया, इस बिंदु के यानी एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन दी जाती है और एक स्ट्रेट लाइन ऊपर सीधे की तरफ जाती है, तो ये सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे से थोड़ी टेढ़ी हुई है तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी आप लोग उंगली में कर देता हूँ। चलिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रही है ना दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि एकदम सीधी हो। ये थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई तो ध्यान मत देना, क्योंकि आप लोग चांद से करोगे तो आपकी स्ट्रेट ही आएगी। ठीक है, ये देखो जो हो गया एक्स साइड और जो हो गया बाई साइड, जी एक्स साइड और ये बाई साइड। क्लियर, और जो हो गया ओ बिंदु, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर, देखिए अगला है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को पहले हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, क्या कहते हैं, अधिक कोण। और जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो ग्रेटर देन होता है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, और लेस देन होता है 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। समथिंग अगर हम इसे कहें तो 120 डिग्री या 140 डिग्री, है ना, इस तरीके के एंगल हो। तो आज ये भी दिखा देता हूँ किस तरीके से बनता है। देखिए ये आपके सामने मैंने बना दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर थोड़ा क्या लाइन पे अभी भी बोल देता हूँ, चांदे की सहायता से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ये मैंने अपने अनुमान से बनाया है। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री का क्या होता है, स्ट्रेट होता है जो कि एकदम सीधा होता है ना। लेकिन अब न्यून कोण होता है, न्यून कोण यानी अक्यूट, तो अक्यूट किस साइड जाता है, इस साइड जाता है, और जो 90 डिग्री इस साइड जाता है ना। और जो ऑब्ट्यूज होता है वो 90 डिग्री के इस साइड जाता है। क्या, ऑब्ट्यूज जो होता है 90 डिग्री के इस साइड जाता है और अक्यूट होता है इस साइड जाता है। आई समझने, तो जो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज वो 90 डिग्री के इस साइड जाता है ना, इसलिए यहाँ पे देखो इस साइड बनाया गया है। तो इस तरीके का एंगल अधिक कोण कहलाता है, जो कि हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट एंगल समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट लाइन, या बोलो स्ट्रेट एंगल। इसे स्ट्रेट लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो लाइन अपन 180 डिग्री की, आपको तो पता ही है, स्ट्रेट होती है लाइन, एकदम सीधी जाती है, जिसमें बीच में अगर आप पॉइंट लगा दो, जैसे कि सपोज मान लिया जाए मैं अगर यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब एंगल में क्या होता है, एक छोर इधर जाता है, एक छोर जैसे कि अगर अक्यूट है तो इस साइड 90 डिग्री से इस साइड जाता है ना, इस साइड, और अगर ऑब्ट्यूज है तो इस साइड जाता, और समकोण यानी कि राइट एंगल है तो सीधा जाता। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जो कि एकदम स्ट्रेट होता है, यानी कि इस छोर से अगर इस साइड पे जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो दूसरी वाली लाइन है ना, इधर उधर ना जाके सीधा इस लाइन जाती है, इस साइड जाती है, यानी कि जी वाली साइड जो है ना वो बाय हो जाती है, ये साइड हो जाती है एक्स। और यहाँ पे ये बीच में है, ये पॉइंट है जिसने दो लाइनें खींची हैं। अब ऐसा तो नहीं है ये खाली होगा, तो ये अपना एंगल हो जाता है। कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री, जिसे कहते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। और हाँ, स्ट्रेट एंगल हमारा सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल कोण, इसे हिंदी में कहते हैं सरल कोण, साथ में रिजु कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजु कोण या रेखा। क्लियर, आई समझने। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है ना, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसे ध्यान से समझना। रिफ्लेक्स एंगल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अब ये समझ लेते हैं ये कैसा होता है। आ जाइए, चलिए बोर्ड पे समझाता हूँ। और हाँ, ये भी बता दूं कि रिफ्लेक्स एंगल है ना ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री से, और 360 डिग्री से है ना लेस देन होता है, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। क्लियर, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। अब समझते हैं बोर्ड पे। देखिए गाइस, समझ लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट है, एक पॉइंट दिया गया और एक एंगल, कोई एंगल दिया गया है। ठीक है, जिसकी एक्स साइड जी है और वाई साइड जी है। ठीक है, और ये भी बता दूं, यहाँ पर जो एंगल, जो भी एंगल बन रहा है, सपोज मान लीजिए एक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एक्स मान लेते हैं हम। क्लियर,
अब ये देखा जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। रिफ्लेक्स एंगल होता है, जैसे कि मान लीजिए उनकी कंडीशन क्या थी कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंगल देख के आपको लग रहा है कि ये अंदर वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल तो आपको पता ही है स्ट्रेट एंगल होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन वाला, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ऐसा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट जाता है योगी, लेकिन ये तो स्ट्रेट है नहीं, है ना। तो अब बात आती है कि ये क्या चक्कर है इसमें, तो चलो मैं ये बता देता हूँ। चक्कर ये है कि जो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना, वो क्या होता है, वो इसके अंदर का एंगल नहीं होता, वो होता है इसके बाहर का एंगल, तभी तो इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल, और इसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिवर्ती कोण। तो जो भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने होंगे तो ध्यान रखना वो अंदर के एंगल के नहीं कहेगा, वो कहेगा बाहर का एंगल। अब कैसे, तो देखो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, 360 डिग्री में से जो अंदर का जो एंगल होता है ना उसे माइनस कर दो, ठीक है। जैसे 360 में से अंदर के एंगल को माइनस कर दो तो ये बाहर का जो एंगल दिख रहा है ना, बाहर का एरिया का, तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा। सपोज मान लो अंदर अगर होता है 20 डिग्री, ठीक है, तो 360 में से 20 डिग्री गए, कितने बचेंगे, 360 में से 20 डिग्री जाएंगे तो 340 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। वैसे 20 डिग्री तो मैंने छोटा ले, मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटा ले लिया, समथिंग 100 के आसपास ही होगा, पर फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई समझने रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ये अंदर का एंगल नहीं होता, वो होता है बाहर का एंगल, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, तभी तो वो नाम भी अलग ही है ना। तो चलो अगर आपको ये एंगल अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे तो चलिए आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं एंगल के आगे वाला टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक, अब जो नया टॉपिक है वो पेयर ऑफ एंगल है, या क्या आप इसे कह सकते हो कि कोणों का जोड़ा, ठीक है, कोणों का जोड़ा, क्योंकि एंगल है ना उसको हिंदी में कोण कहते हैं, अब इसमें एंगल्स होगा तो कोणों कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो पेयर ऑफ एंगल, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण, एडजेसेंट एंगल्स यानी ये आसन्न कोण, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कोणों का एक रेखिक युग्म, और वर्टिकल अपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो देखो इसमें है ना, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जी दोनों क्या है, थोड़े बड़े हैं, इसको लास्ट में ही समझेंगे, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा। पहले ये तीनों टॉपिक बता देता हूँ, ये तीनों टॉपिक है क्या, देखो बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है इसका मतलब ये होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना वो किन्हीं दो एंगल के सम होते हैं, यानी दो एंगल है उनके सम का 90 डिग्री होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो गया, जैसे दो एंगल सपोज मान लें अपन, एक एंगल में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, देखो एक ऐसा बनाया, एक ऐसा गया, और एक जो मैंने बीच में खींच दी है लाइन, ठीक है, जी अपना x हो गया, जी अपना y हो गया। अब अंदर वाले को क्या नाम दें, अंदर वाले को a दे देते हैं, इसे को b दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या दिया है, एक एंगल जी हो गया, एक एंगल जी बड़ा वाला हो गया। तो ये दोनों जी क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मैंने बोला नहीं पेयर ऑफ एंगल यानी कोणों का जोड़ा, तो ये दो कोण है तो दो कोणों का जोड़ा हो गया। अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, यहाँ पर ये पेयर दिख रहे हैं, ये दो कोण है यानी दो एंगल है, तो यहाँ पर क्या होता है, पूरक कोण कहते हैं हिंदी में, है ना। तो ये क्या है, इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी एक एंगल इस एंगल और एक इस एंगल का जो टोटल होगा ना वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, x प्लस वाई इजिकल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर जैसे x है, x की यहाँ पे a मान लो, और y है, y की जगह पे b, तो ये क्या होगा, a प्लस बी इजिकल्स टू 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों में ऐसा एंगल होगा, मतलब ऐसे एंगल की डिग्री होगी जिनको टोटल करें तो 90 डिग्री के बराबर हो। अगर मान लीजिए जी, तो आपकी थ्योरम के तौर पे होगी। अब मान लो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ पर जैसे कि a है, a की जगह पर 20 डिग्री लिखा है, अब आपसे कह दिया जाए कि तो फिर b का मान क्या है, तो आप पता है कैसे निकालोगे, a है ना, a की जगह पर 20 रख देना, b लिखना ऐसे कि ऐसा, सॉरी हाँ 90 इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे b इक्वल्स में 90 माइनस 20 इस साइड आएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और b इक्वल्स में कितना आ जाएगा 70, यानी 70 प्लस 20 90 डिग्री होते हैं,
है ना, तो इसलिए 90 डिग्री का हो गया। तो ऐसे बी का मान क्या गया 70 डिग्री। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से जो हुआ कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, टोटल मिला के समझ लो किन्हीं भी मतलब कितने भी एंगल हो, वो है ना एंगलों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, बस इतना याद रखना। उनके एंगलों को सम 90 डिग्री है, समझ लो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी पूरक कोण है। तो अब दो एंगल समझ लो, जैसे दो एंगल है यहाँ पर, तो दो एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसे हम एक संपूरक कोण कहते हैं। इसमें पता थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस पता है क्या, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में जो देखते हैं कि 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, जे एक्स हो गई, जे वाई हो गई, और जो बीच में इसका ये पॉइंट है ना, ये एक कोण है जो कि 180 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक है ना लाइन और खिंच गई, तो यहाँ पर ये दूसरा कोण बनेगा और एक ये बड़ा कोण बनेगा, समझ रहे हो। चलो एक काम करो, दोबारा से बताता हूँ कैसे बताऊँ। हाँ देखो, मैं यहाँ एक पॉइंट रखा, यहाँ से एक छोर ये गया x और एक छोर ये गया y, ठीक है। एक लंबा मैंने यहाँ ये कर दिए, एक जी डिग्री हो गया और एक जी हो गया। अब ध्यान से समझना, देखना, देखो यहाँ पे जो एंगल है ना, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम एक्स वाई जेड दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण। इसका तात्पर्य होता है कि किन्हीं दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन होता है, जिसको कोई स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब यहाँ पर 180 डिग्री कैसे होगा, जैसे कि मान लो इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, ठीक है। सपोज मान लीजिए ए और बी हो गया, तो ए और बी का टोटल कितना हो गया 180 डिग्री के बराबर। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है, तो सप्लीमेंट्री में इसका उल्टा होता है, दो एंगलों का टोटल 180 डिग्री होता है, बस इतना फर्क है। अब जैसा इसमें जैसे अपन ने यहाँ पर वैल्यू रख दी थी, तो वैल्यू रख के ऐसे निकाली, वैसे इसमें भी निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है एडजेसेंट एंगल। देखो ये बड़ा इंटरेस्टेड है, एडजेसेंट एंगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। क्या कहते हैं, आसन्न कोण। अब आसन्न कोण को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा, क्या, देखो आसन्न जो कोण होता है, आसन्न कोण होता है ना, इसको अगर आपको मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज बताऊं, इसे आप पड़ोसी एंगल के नाम से जानो। पड़ोसी एंगल के नाम से कैसे, देखो जैसे कि मैंने एक एंगल खींचा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना, एक जी हो गया, एक जी हो गया, ठीक है, 1 2 3 एक्स वाई ए बी हो गया, बस काफ़ी है। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक मिनट, एक्स वाई एम एन ए बी जी सी, ठीक है, अब सही है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल खींचा गया है। अब पड़ोसी एंगल को बोला, तो देखो पड़ोसी एंगल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर एक एंगल छुपा दो, यहाँ पर दो एंगल कौन है, बी और सी, दो एंगल है, ये दोनों है ना। अब इनमें पड़ोसी का लिंक कैसे है, यानी आसन्न कोण कैसे है, इसलिए क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना, उनमें कॉमन होती है कुछ चीज़ें। कॉमन क्या होती हैं, जैसे कि मान लो वो दोनों एंगल एक ही लाइन पे बने, मतलब एक ही शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकल से बने। जैसे एक वर्टिकल कौन सा है, जे ओ नाम से एक वर्टिकल है, उसी पे ये दो एंगल बने हुए हैं। तो ये दो एंगल में जो बीच की ये लाइन जो दिख रही है, जैसे बी और सी में बीच की जो लाइन दिख रही है वो क्या है, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, तो जेई इसमें सबसे मेन है। तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें किन्हीं एक वर्टिकल पे बना है, लेकिन एक ही वर्टिकल पे बना है, लेकिन उसमें एक ही वर्टिकल पे जो दो एंगल है उनकी जो बीच की लाइन जो कॉमन है ना, अगर वो कॉमन है तो इस बात को दर्शाती है कि एडजेसेंट एंगल है, यानी कि आसन्न कोण है। और उसकी दूसरी लैंग्वेज यानी कि पड़ोसी एंगल है। क्लियर। आप देखो यहाँ पर पड़ोसी एंगल बी का सी पड़ोसी हो गया, लेकिन बी ए का पड़ोसी है, लेकिन सी ए का पड़ोसी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में कोई कॉमन ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है सी और ए पड़ोसी एंगल नहीं है, यानी ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। लेकिन सी और बी एडजेसेंट एंगल है और बी और ए एडजेसेंट एंगल है, यानी आसन्न कोण है, ये जो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। लेकिन सी और ए कभी भी एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते। तो आई होप आपको ये ढंग से समझने आ गया होगा ये वाला टॉपिक। क्लियर।
तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गए ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, किन्हीं दो एंगलों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, किन्हीं दो एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, वो पड़ोसी एंगल होते हैं। और पड़ोसी एंगल यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन लाइन होती है, ठीक है, उन दोनों एंगलों के बीच में। और जिसमें कॉमन लाइन नहीं है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। चलिए, ये तीनों टॉपिक आ गए। अब जो दो टॉपिक हो रहे हैं ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको मैं बोर्ड की सहायता से समझाऊंगा। कैसे, अब देखिए। देखो दोस्तों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको पहले क्या कहते हैं, कोणों का एक रैखिक समूह, सॉरी रैखिक युग्म, ठीक है। क्या कहते हैं, कोणों का एक रैखिक युग्म। अब आपको मैं जी समझा देता हूँ जी कैसे है। देखिए, जैसे आपके सामने मैंने जो बनाया है ये एंगल, जी एक होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब जी कैसे होता है, तो वो लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, वो एक तो स्ट्रेट लाइन पर बने होते हैं। दूसरी बात, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं, वो भी एक लाइन में, मतलब एक कतार में बने होते हैं। अब देखो, इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पर इनका जो वर्टिकल्स है, यानी वर्टिकल है या वर्टेक्स कह लो, एक ही बात है। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो शीर्षा विमुख, यानी शीर्षा जो विमुख है ना, यानी कि ये ओ है, तो ये इनका क्या एक ही है, कॉमन पॉइंट है, और इसी पे ही तीन एंगल बने हैं, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में। यानी एक एंगल एक ऐसा बना है, वहीं इसकी साइड में एक ऐसा, इसकी साइड में एक ऐसा, इसी पे एक दो एंगल की लाइन गई है, एक और एक तो खुद ही एक 180 डिग्री की है। तो एक यानी दो, ये तीन। आई समझने, यानी कि जब स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल बन रहे हो, यानी तीन एंगल कैसे बनेंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल हो गया, वहीं एक दो एंगल खिंच गए, यानी वी आकार में खिंच गए हैं। अब वो तो इसमें वी आकार में खिंचे हैं, आप किसी भी कतार में खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एकदम यहाँ चला गया यूनिकॉर्न साइड, यानी एक्यूट एंगल साइड चला गया एकदम ही है, और एक ऑब्ट्यूज एंगल की साइड चला गया, यानी अधिक कोण की तरफ चला गया और नीचे झुक गया, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन पे जब तीन एंगल बन रहे हैं, जैसे एक जे बन रहा है, एक जे बन रहा है, एक जे बन रहा है, तो इन तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर है ना, यही है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं, ध्यान लिखते देखना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, तो इसको क्या कहते हैं, x प्लस y प्लस जेड इजिकल्स टू में 180 डिग्री, यानी कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होना जरूरी है, तभी ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। क्लियर, इसी की ये सबसे बड़ी खासियत है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन सा होता है, जब किन्हीं तीन एंगलों का टोटल यानी सम 180 डिग्री हो। क्लियर, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये याद रखना। आई समझना, और इस तरीके से बनता है, ये भी याद रखना। इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, एक दो ही पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो लास्ट एंगल जो रह गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि पेयर ऑफ एंगल का, ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, आज ही डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, वो भी बोर्ड पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है ना, वो कैसे बनता है, वो होता है क्रॉस के थ्रू बनता है। क्रॉस के थ्रू कैसे, देखो, तो जो प्रतिच्छेदन रेखाएं होती है ना, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, उन्हीं पर ही यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो कैसे, तो देखो, इसको जैसे ही प्रतिच्छेद करा, तो यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे। देखो, राइटिंग पे मत जाना, समझने पे जाना कि समझा कैसे रहा हूँ, समझना अच्छे से और उसके बाद करना। तो देखो, तो यहाँ पे कितने बन गए, अपने 4 एंगल बन गए। एक को दे देता हूँ ए नाम, ठीक है, एक को ए नाम दे दिए, एक को बी नाम दे दिए, एक को सी दे दिया और एक को डी दे दिए, ठीक है। अब ये मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 4 एंगल जो बन रहे हैं ना, तो ये अपने नाम पे डिपेंड करते हैं। नाम पे कैसे डिपेंड करते हैं, नाम पे ऐसे डिपेंड करते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है जैसे कि एक हाथ है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो गया, जी हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर ए एंगल है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। सी एंगल है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, डी। तो यहाँ पर जो होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी जैसे ए का अपोजिट कौन है, बी, तो ए इजिकल्स टू में बी होगा। सी का अपोजिट एंगल कौन है, सी, तो सी इजिकल्स टू में डी होगा। तो यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं, इसी तरीके के होते हैं, जो एक दूसरे के इक्वल में कहलाते हैं, यानी कि इसके अपोजिट में होते हैं और साथ में इक्वल भी होते हैं। क्लियर, तो ये दिख रहा है, ये एक दूसरे के इक्वल है, और ये है ना, ये एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन ए इजिकल्स टू में
डी नहीं होगा, यानी ए नॉट इज इक्वल टू में डी है और बी नॉट इज इक्वल टू में सी होगा, ये याद रखना। लेकिन ए इज इक्वल टू में बी हो सकता है, सी इज इक्वल टू में डी हो सकता है। क्लियर? अब तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है इसलिए इक्वल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है इसलिए नॉट इक्वल है। क्लियर? तो चलिए, जैसे कि पेयर ऑफ एंगल आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया इंट्रोडक्शन की वीडियो का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वो ध्यान से समझना। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।